हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो आपका जीएस है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर थियरी की क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आपकी थियरी की क्लासेस भी और साथ ही साथ प्रतिदिन आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न हल करवाएंगे जिससे आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड पर एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। और ये प्रश्न क्योंकि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, कुछ प्रश्न यूजीसी नेट से लिए गए हैं, कुछ प्रश्न यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न बिल्कुल सेम पैटर्न पर रखे गए हैं आपके सिलेबस के मुताबिक। तो बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है और डेफिनेटली देखो, शांत मन से अगर आप विचार करेंगे और शब्दों को समझ पाएंगे तो आसानी से आप टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को हल करें तो शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप समझ पाएँ, क्योंकि अगर आप इसे समझ नहीं पाते हैं तो डेफिनेटली आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, यानी कि उत्तर आपका गलत हो सकता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत ये आपका जो पहला प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। चलो गेस करो कि शिक्षण का जो पहला चरण होता है क्या होता है। पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की बैकग्राउंड को जानना या फिर कोई नहीं। तो शिक्षण का जो पहला चरण है ये क्या रहेगा। और अगर आपने यहाँ पर गेस कर लिया है पहले से योजना बनाना तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। शिक्षण का जो पहला चरण होता है वो यही होता है, पहले से योजना बनाना। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं। समझ रहे हैं आप क्या हैं? आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको सफलता उतनी नहीं मिल पा रही है। तो इस समस्या के पीछे कारण क्या हो सकता है? विकल्प ए है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। विकल्प बी है छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है, या फिर उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वो रहेगा ऑप्शन सी। देखो क्या होता है ना कि जो आपके शिक्षण का स्तर होना चाहिए वो विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से अंग्रेजी में बात करें जिसको अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर आप कितनी भी चीज़, मतलब अच्छी भी चीज़ उसे क्यों ना बताएं, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ आप उसे क्यों ना बताएं, कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले तो आपके जो शिक्षण का लेवल है वो विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए और जो उनमें व्यक्तिगत भिन्नता है, कुछ तेज बच्चे होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, तो उनका जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको ध्यान में रखकर आपको शिक्षण प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या फिर शीघ्रता से कार्य करना चाहिए? तो भाई साहब, कठोर और उदार होने से तो काम चलेगा नहीं और जल्दी से काम निपटा दें तो ये भी तो गलत हो जाएगा। सही जवाब है उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर क्या करता है? विद्यार्थियों को गलतियाँ करने देता है और उन्हें समझाता है कि कैसे गलतियाँ कम करें। विकल्प बी है अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियाँ नहीं करने देता है, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें और गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सजा देता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका जो एक गंभीर अध्यापक होगा वो क्या करेगा? विद्यार्थियों को गलतियां करने दीजिए और उन्हें समझाइए कि कैसे गलतियां कम करें, ये उचित नहीं होगा। और कभी भी गलतियां नहीं करने देता, ये तो पॉसिबल नहीं है। और गलतियां करने वालों को दंड देना ये भी ठीक नहीं है। तो सही जवाब बनेगा विकल्प सी। सभी सावधानियां वो बरत लेता है शुरू में ही जब वो शिक्षण कार्य कर रहा होता है कि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएं और गलतियां कम से कम करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। यानी कि जब एक टीचर
कक्षा में पढ़ाता है तो जो कम्युनिकेशन करता है, संप्रेषण करता है, तो उसमें कुछ घटक यहाँ पर दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं। क्या क्या? सबसे पहले कि उसका जो प्रेजेंटेशन हो बहुत ही भव्य हो, दूसरी बात कि वो बहुत प्रभावी हो, तीसरी बात वह बहुत सजीव हो, अविच्छिन्न हो और रोचक हो। देखो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित में कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण, टीचर कम्युनिकेशन के घटकों का कौन सा मेल सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत भव्यता के साथ आप अपना प्रेजेंटेशन दें और बच्चे उससे प्रभावित हो जाएं, बातें समझ जाएं। जरूरी नहीं है, भव्यता यहाँ पर जरूरी नहीं है। हाँ, प्रभावी होना, सजीव होना और रोचक होना ये जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3 और 5 वाला जिसमें विकल्प होगा वो सही रहेगा। तो ये है आपका विकल्प डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, विकल्प डी आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन होगा, व्याख्यान के दृढ़ीकरण चरण से संबंधित कुछ क्रियाएं निम्नलिखित हैं। तो इसका जो चरण दिया गया है, देखो कुल मिला के यहाँ पर 5 चरण दिए गए हैं। इसके बाद आपको जो है समूह क्रम आपको यहाँ पर बनाना है। तो पुनरीक्षण अथवा संक्षेपण करना, यानी कि रिव्यूइंग और समराइजिंग। ठीक है, तो दूसरी बात है छात्र अधिगम की जांच करना, असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, गृह कार्य देना, गिविंग असाइनमेंट, और बच्चों के यानी कि छात्रों के पाठ के प्रति रुचि जगाना, छात्रों के अन्वेषण के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, अभिप्रेरित करना, तो उनको मोटिवेट करना। देखो यहाँ पर जो समूह क्रम होगा वो क्या रहेगा, तो इसको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले काम करेंगे आप, वो रिव्यू करेंगे, आप पुनरीक्षण करेंगे। आप ये समझेंगे कि बच्चा जो है वो किस प्रकार से मतलब उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी दशा क्या है, और वो किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, रिव्यू करेंगे, इसके बाद समराइज करेंगे, तो विकल्प ए ये पहले आ जाएगा। इसके बाद छात्र अधिगम की जांच करना, उसने क्या क्या सीखा है, फिर आ जाएगा आपका दूसरा स्थान। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा कि गृह कार्य देना, गिविंग असाइनमेंट, यानी कि फिर इसके बाद तीसरा हो जाएगा। तो इसमें जो आपका 18वां है ना, इसमें विकल्प ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखो। शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में आपको लिखना है। वर्तमान ज्ञान के पिछले ज्ञान से संबद्ध करना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, उद्देश्यों की संरचना, सामग्री को प्रस्तुत करना। तो क्या है ये शिक्षण प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये क्रम आपको यहाँ पर बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, उद्देश्यों की संरचना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये काम आप सबसे पहले कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबद्ध करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो वर्तमान ज्ञान है उसको पिछले ज्ञान से संबद्ध किया जाए। देन जो आपकी सामग्री है उसको आप प्रस्तुत करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जब आप शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत कर चुके होंगे तब आप जो है उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद आपको पता चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, तो फिर से आप क्या करेंगे, उसका पुनर्शिक्षण करेंगे। तो ये विकल्प बनेगा आपका 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। अभिप्रेरणा एक तरीके से आप इसे मोटिवेशन समझ सकते हैं। तो मोटिवेशन के बारे में यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं, ये प्लेटो ने कहा है, ये आपका बिल्कुल सही है। स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं। दूसरी बात, जन्मजात बिना सीखी हुई प्रवृत्तियाँ जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है, वह जेम्स वर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक हैं। ठीक है, जन्मजात बिना सीखी प्रवृत्तियाँ जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है, ये अभिप्रेरणा देने वाले घटक हैं। जिज्ञासा तथा आशा का स्तर और लाइन के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक हैं। तो ये सभी विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन होगा, यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यावसायिक गुण होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अपने विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता, शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण नयापन और व्यवसाय के प्रति न्याय और ईमानदारी, ये सारी चीज़ें एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार ये सारे चरण यहाँ पर अपनाए गए हैं। ठीक है, तो विकल्प डी इस यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है।
अगला क्वेश्चन होगा, किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? किसी कक्षा की परीक्षा के लिए जो सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? व्याख्यात्मक प्रश्न विधि, वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि, मौखिक प्रश्न विधि, वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रित रूप। तो सर्वोत्तम विधि के बारे में आपसे बात यहाँ पर हो रही है। गेस करिए कि इसका आंसर आप क्या देंगे। तो अगर आपने यहाँ पर चुना है विकल्प डी को तो आप बिल्कुल सही हैं। यह वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए और व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रित रूप के रूप में होना चाहिए, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के विषय में कौन सा कथन असंगत है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा कथन है जो कि असंगत है? तो पहला कथन है कि इस प्रणाली द्वारा कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन बिल्कुल सही होता है। इस प्रणाली में उत्तर हाँ या ना अथवा निशान लगाकर दिए जाते हैं, अतः विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास अधिक संभव है। और इस प्रणाली में प्रश्नों का आकार छोटा होता है, अतः विद्यार्थी उन्हें शीघ्र ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही मतलब कौन सा जो तर्क है जो कि असंगत है, तो असंगत के बारे में बात हो रही है। तो देखो सही बात है कि इस प्रणाली द्वारा कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन बिल्कुल सही होता है। सही है तो उत्तर मतलब आप अंक देंगे, गलत है तो काट देंगे, तो बिल्कुल सही मूल्यांकन होगा। और इस प्रणाली में प्रश्नों का आकार छोटा होता है, अतः विद्यार्थी उन्हें शीघ्र समझ लेता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर असंगत पूछ रहा है, तो जो विकल्प सी है यह असंगत है, ठीक है, यानी कि यही है जो है आपका आंसर बनेगा। इस प्रणाली में उत्तर हाँ या ना अथवा निशान लगाकर दिए जाते हैं ताकि अतः विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास अधिक संभव है, ये बहुत ही असंगत बात यहाँ पर कही गई है। तो बिल्कुल सी आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। इसके बाद है गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सी हो सकती है? तो मैथमेटिक्स टीचिंग में सबसे अधिक उपयोगी जो शिक्षण पद्धति है वो क्या हो सकती है? निगमन, आगमन, और यहाँ पर है विश्लेषणात्मक और संरचनात्मक। तो यहाँ पर जो गणित शिक्षण है उसमें सबसे अधिक उपयोगी विधि आपकी क्या होगी? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें मानी जाती है आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि के बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले आप क्या प्रस्तुत करते हैं? सबसे पहले तो आप जो है एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल से क्या होता है फिर आप एक सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, एक मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन को स्थापित करते हैं। तो ये होता है आपका जो है आगमन, ठीक है। और गणित शिक्षण में सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान देना इसको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? अधिक उपयोगी नहीं है, तो इसके बारे में देखो यहाँ पर ना समस्या पद्धति ये उपयोगी है, आगमन पद्धति भी और प्रयोगशाला पद्धति, ये तीनों ही विज्ञान शिक्षण की तो जान मानी जाती हैं। लेकिन जो प्रश्नोत्तर पद्धति होती है कि आप क्वेश्चन करें सामने वाला आंसर दे, तो ये उपयोगी नहीं मानी जाती है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? तो शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर विश्लेषण विधि? तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी, ठीक है। तो अध्यापक क्या होता है कि वो प्रश्न करता है और सभी बच्चे उसका जो है आंसर देते हैं। तो इसमें सबसे अधिक जो है हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है? मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, या फिर शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की? तो इसका उत्तर बनेगा एक मानसिक व्यायाम की। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, मानसिक व्यायाम। तो इसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता हमको पड़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। तो टीचर जो गृह कार्य देता है, होमवर्क देता है, उसकी मात्रा और प्रकार का निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए? छात्रों के मतों के द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता के द्वारा, गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम के द्वारा, या कक्षा के कालांश के द्वारा? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो इसका उत्तर होगा गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम के द्वारा, ताकि वो जब गृह कार्य करे, होमवर्क करे, तो वो उसके द्वारा जो अधिगम है मतलब वो चीज़ों को सीख सके, समझ सके। अधिगम माने क्या होता है? लर्निंग होता है ना, सीखना। तो इसका सही जवाब बनेगा विकल्प सी। इसके बाद यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? एक टीचर है, वो अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य क्या होंगे?
तो क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और अधिकांश छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर एक समांगी कार्य है तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कोई बच्चा मतलब जो तेज है, जो प्रतिभाशाली है, उसके लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कोई मंदबुद्धि बच्चा हो तो उसके लिए यह उपयोगी नहीं होगा। तो अधिकांश छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी, तो मैक्सिमम जो छात्र हो प्रतिभाशाली हो, जरूरी नहीं है। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर गलत है। केवल मंद अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी, ये भी गलत हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, और केवल प्रतिभाशाली, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब बनेगा आपका अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी रहेगा। अगर आप सभी बच्चों को समस्या समाधान उपागम के अंतर्गत एक समांगी कार्य देंगे तो अधिकांश छात्रों के लिए यह न्यूनतम उपयोगी होगा। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा कि चयन समिति का सदस्य होने के नाते, ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप सिलेक्शन बोर्ड के सदस्य हैं, आप किसे अध्यापक के पद के लिए चुनेंगे जिसका संतुलित व्यक्तित्व है, जिसे विषय पर महारत हासिल हो, जिसे समूह गतिकी का अच्छा ज्ञान हो, जिसमें उपरोक्त सभी गुण हो। तो फिलहाल इसका जो विकल्प डी सही रहेगा, जिसमें उपरोक्त सभी गुण हो उसी को आप चुनेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, पर्यावरणीय अध्ययन विषय के माध्यम से मानव जीवन के भावमूलक पक्ष के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थियों की जिन वृत्तियों को अभिवृद्ध करने की चेष्टा करता है वह क्या है। प्रश्न को ध्यान से समझा करिए, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से पढ़ा करिए, क्योंकि प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रश्न समझ गए तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। पर्यावरणीय अध्ययन विषय के माध्यम से मानव जीवन के भावमूलक पक्ष के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थियों की जिन वृत्तियों को अभिवृद्ध करने की चेष्टा करता है वो क्या होती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प सी, अभिरुचि अभिवृद्धि संबंधी चेष्टाएं। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आप बताइए कौन से हो सकते हैं। उद्देश्य, शिक्षक और मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय और सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां और शिक्षार्थी। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, ये शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं। ठीक है। उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें क्या होता है। तो देखो, उद्देश्य शिक्षण के बारे में बात हो रही है, तो शिक्षण आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगर आप करते हैं तो उसे कहेंगे उद्देश्य शिक्षण। ठीक है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलकर अध्येता में क्या व्यावहारिक परिवर्तन करते हैं, यह संकेत जिससे प्राप्त होता है वह है। तो उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सिखाना क्या चाहते हैं, और बच्चे का जो अधिगम अनुभव है, ठीक है, दोनों मिलकर अध्येता में क्या व्यावहारिक परिवर्तन करते हैं। तो अध्येता मतलब यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, लर्नर। तो क्या व्यावहारिक परिवर्तन करते हैं, यह संकेत जिससे प्राप्त होता है वह क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा विकल्प सी। तो मूल्यांकन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि अध्येता में क्या व्यावहारिक परिवर्तन आया। ठीक है, तो मूल्यांकन यहाँ पर जरूरी है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव लेकर चले हैं कि बच्चे को आज हम लोग, मान लो छोटी कक्षा का बच्चा है, उसे आप इंग्लिश मान लेते हैं कि आप ABCD पढ़ाने वाले हैं A to Z, और फिर आप उसे सिखाते भी हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि उसे आया कि नहीं आया। इसके लिए आप क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन होगा, जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय ज्ञान से संबंधित कर, मतलब ऐसा जो है टीचिंग फार्मूला हो जिसको स्थानीय ज्ञान से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है, वह है अनिश्चित से निश्चित की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संपूर्ण से खंड की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये किस प्रकार का शिक्षण होगा, जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय ज्ञान को संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर बनेगा वो विकल्प डी बनेगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप स्थानीय ज्ञान ये उसको ज्ञात है, फिर आप उसे विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दे रहे हैं जो कि अज्ञात की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, मूल्यांकन, उद्देश्य और शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया है किसने। मूल्यांकन, उद्देश्य और शिक्षण पद्धतियों को पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया है। तो ये जो त्रिकोण बनाया गया था, किसने बनाया था। तो दोस्तों, इसका आंसर बनेगा डॉक्टर ब्लूम ने। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शिक्षण अभिक्षमता पर थे। हमारी जो सीरीज लगातार चलती रहेगी, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं
पूरे जीएस को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कहीं पर आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही है, आपका कोई सुझाव है, क्लास में कुछ परिवर्तन आप करना चाहते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके मुताबिक आपकी क्लास यहाँ पर चलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी क्लास और भी ज़्यादा हो सकती है। मतलब एक दिन में 2-2 क्लासेज भी मैं ला सकता हूँ, बशर्ते कि थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएँ। क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो मोटिवेशन मिलता नहीं है, कि मतलब जब कोई पढ़ नहीं रहा है तो हम क्या पढ़ाएँ। ठीक है, ये बात होती है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।